नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज के सेशन में अपन कंप्लीट करने वाले हैं मौर्योत्तर काल से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न जो किसी ना किसी पेपर में आपको देखने को जरूर मिले होंगे, है ना। इसके अंदर सारे वही प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आ चुके हैं, सिर्फ वही प्रश्न इसके अंदर शामिल किए हैं। इसके अलावा एडिशन एक भी प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत करें आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न है आपके सामने, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। देखो, शुंग वंश की यहाँ पे बात आ रही है। इन्होंने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो होता है बृहदत्त, उसे मार दिया। और मारने के बाद में कौन से वंश की स्थापना करी, शुंग वंश की। कैसे मार दिया, क्योंकि एक शासक जो रहता है अंतिम रूप से बृहदत्त, उसका ये सेनापति था और उसको मारने के बाद में क्या बन गया, शासक बन गया। यानी कि किसने मारा था, पुष्यमित्र शुंग ने मारा था और क्या कर दिया, शुंग वंश की स्थापना कर दी। कंफ्यूज मत होइएगा, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने करी थी। शिशुनाग नाग वंश के संस्थापक हैं, क्योंकि सेम सेम नाम है, बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन भी मत रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, शुंग वंश का उदय इस शासन के अंत के बाद हुआ था। तो अभी जस्ट मैंने बताया था मौर्य सम्राट, सभी के सभी मौर्य सम्राट खत्म हुए हैं, उसके बाद में किसका शुरुआत होती है, शुंग वंश की शुरुआत होती है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी उपाधि को धारण किया था। अरे पुष्यमित्र शुंग ने एक उपाधि धारण करी थी। कौन सी उपाधि, सेनानी की उपाधि धारण करी थी। और सेनानी की उपाधि धारण करने के पीछे का भी कारण है, इन्होंने यज्ञसेन के साथ में युद्ध लड़ा था, है ना। यज्ञसेन के साथ में इन्होंने क्या किया था, युद्ध लड़ा था। उस युद्ध में पराजित करने के उपरांत इन्होंने कौन सी उपाधि को धारण कर लिया, सेनानी की उपाधि को इन्होंने धारण कर लिया। अगर आपसे पूछे महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण करी, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, महाराजाधिराज की। परम भागवत की उपाधि सबसे पहले किसने करी थी, समुद्रगुप्त ने करी थी। और विक्रमादित्य की उपाधि भी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सबसे पहले धारण की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। लिखूं क्या, लिख देती हूं, ठीक है। महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम आपको याद रखना है। परम भागवत समुद्रगुप्त, कौन है, समुद्रगुप्त। और अगर आपसे पूछा जाए विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, वैदिक काल का पुनर्जागरण माना गया है। वैदिक काल का पुनर्जागरण क्यों माना गया, क्योंकि वैदिक काल के अंदर सबसे अधिक महत्वता किसे दी जाती थी, चार वर्ग के लोगों को, यानी कि वर्ण को दी जाती थी, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया है, पुरोहित कहा गया है, शूद्र कहा गया है और वैश्य कहा गया है। वो चारों के चारों क्या है, एक वर्ण है। वही वैदिक काल का पुनर्जागरण फिर से लागू कौन कर देता है, शुंग काल करता है। तो आपको याद रखना है, शुंग काल के दौरान इन सभी लोगों को अलग अलग कार्य दिए जाते थे और इनको कार्य बांट दिए गए थे। किसके शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, जो शुंग वंश का संस्थापक होता है। देखो, अगर आपको फुल डिटेल से पढ़ना है, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना है, इतिहास या इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, दोनों चीजों की मैं बात करूं तो इंडियन हिस्ट्री की मेरी रात 8 बजे लाइव क्लास होती है, तो उसमें अभी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इससे पहले वाले चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, प्राचीन इतिहास बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। वहां आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप बिल्कुल नोट्स बनाइएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ना। मैंने इतना डीपली पढ़ा रखा है, क्योंकि पीएससी लेवल का आपको उसके अंदर मिल जाएगा। चूंकि अगर पीएससी लेवल का पढ़ लिया तो कोई सी भी एग्जाम फाइट करो ना, फिर उसमें आपका एक भी प्रश्न गलत ही नहीं होना है। और आपको पता है सबसे अधिक वेटेज भी यही चीजें रखती है ना, क्योंकि मैथ्स भी बन जाती है, रीजनिंग भी बन जाती है। बोलते हैं ना जीके तो पता नहीं कहाँ से आया, वो तो पता नहीं कहाँ से उठा के पूछ लिया, तो वो सारी चीजें फिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अगर अटेंड करना चाहें तो जरूर अटेंड कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री की। और अगर लाइव क्लासेस आप अटेंड करना चाहें तो रोज रात 8 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं, तो उससे आप जरूर जुड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, भरहुत स्तूप की खोज कब की गई। इसकी खोज की बात करें तो 1873 में क्या होती है, इसकी खोज होती है। अगर बात करें कि इसकी स्थापना किसने करी थी, भरहुत स्तूप की स्थापना किसने करी थी, तो अशोक के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, राजा अशोक, ठीक है। जो मौर्य साम्राज्य के अंदर पढ़ेंगे अपन, अशोक के द्वारा क्या है, इसकी स्थापना की जाती थी। और भरहुत स्तूप का वापस थोड़ा बहुत काम करवाया गया, जैसे रेलिंग वगैरह लगाई गई, है ना। लकड़ी वाली चीजों को तोड़ के थोड़ा लोहा वगैरह का भी यूज किया गया, तो रेलिंग वाली चीजें लगाई गई, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नई चीजें लगाई गई। तो वो वापस अगर आपसे पूछा जाए कि पुनः निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, तो शुंग के शासनकाल में, है ना।
शुंग के शासनकाल में पुनः निर्माण किया गया। इसके अलावा अगर भरहुत स्तूप की खोज का प्रश्न यहाँ आया है 1873 में, तो भरहुत स्तूप की बात यहाँ अपन ने कर ली है। 1873 में खोज इसने कर ली थी। और अशोक आपको याद रखना है, रेलिंग लगाई गई शुंग के शासनकाल में और नए नए काम कराए गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, शुंग वंश का द्वितीय शासक कौन था जिसके ऊपर कवि कालिदास के द्वारा महाकाव्य लिखा गया है? नाम से ही आप यहाँ पता लगा सकते हैं कि किसकी बात यहाँ हो रही है। कैसे पता लगाओगे? अगर आपको कालिदास के ग्रंथ या उनके द्वारा जो भी चीजों की रचना की गई है वो याद है तो आसानी से कर लोगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रघुवंशम, फिर कुमार संभवम, फिर आता है मालविका अग्निमित्रम। तो यहाँ आप देख लीजिए, मालविका अग्निमित्रम मैंने यहाँ बोला है, तो यहाँ स्पष्ट है अग्निमित्र के बारे में, जिसके अंदर क्या बताया गया है? मालविका एक होती है, मालविका कौन होती है? मालविका। और दूसरा होता है अग्निमित्र। कौन होता है? अग्निमित्र। कौन है ये अग्निमित्र? तो आपको याद रखना है, अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र रहता है, पुष्यमित्र शुंग का, है ना, इसका जो संस्थापक है ना उसका पुत्र रहता है अग्निमित्र, ये आपको याद रखना है। तो अग्निमित्र के और मालविका इसकी जो प्रेमिका रहती है उसके बारे में वर्णन किया गया है कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हेलियोडोरस ने किस धर्म को प्रभावित होकर गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी थी? हेलियोडोरस, है ना, हेलियोडोरस की यहाँ से अपन बात कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कि इन्होंने कौन से धर्म से प्रभावित करके इसकी स्थापना करी, तो भागवत धर्म आपको याद रखना है, भागवत धर्म। अब होता क्या है, हेलियोडोरस जो होता है वो क्या होता है, बड़ा प्रभावित हो जाता है भागवत धर्म से। और प्रभावित होने के बाद में वासुदेव को सम्मानित करने के लिए, है ना, वासुदेव को क्या है, सम्मानित करने के लिए इसकी स्थापना करता है। इसकी स्थापना करता है गरुड़ स्तंभ की, जो कि वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? बेसनगर विदिशा, है ना। इसे उस समय बेसनगर के नाम से जाना जाता था और अभी वर्तमान में क्या नाम है इसका? विदिशा नाम है, जहां पे इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कणव वंश के संस्थापक कौन है? कणव वंश के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे? तो आपको याद रखना है वासुदेव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वासुदेव। अब इन्होंने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग जो है, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी थी, शुंग वंश का अंतिम शासक होता है देवपुति। देवपुति को मार देता है, कौन मारता है? वासुदेव। और नए वंश की स्थापना करता है कणव वंश के नाम से, है ना, कणव वंश के नाम से इन्होंने स्थापना करी थी। और इसके अंदर भी 4 प्रमुख शासक रहते हैं। वासुदेव के बाद में कौन आता है? भूमिमित्र आता है। भूमिमित्र के बाद में नारायण आता है और बाद में कौन आ जाता है? सुशर्मा आ जाता है। फिर इसको मार देंगे और इसको मारने वाला कौन होता है? सिमुक होता है, जो सातवाहन की स्थापना करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सातवाहन का संस्थापक कौन है? सातवाहन वंश की बात करें तो सिमुक, है ना, सिमुक। और इसी सिमुक ने किसको मार दिया? सुशर्मा को मार दिया। सुशर्मा कौन था? तो कणव वंश का अंतिम शासक, कणव वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, शुंग वंश के किस शासक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था? सबसे पहला शासक और सबसे महान शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या किया गया था? यह अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। और लगभग 2 बार इन्होंने क्या है? अश्वमेध यज्ञ करवाया था। जिन जिन लोगों को नहीं पता है अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, वो इससे पहले वाले पार्टीशन देखना, समझ में आ जाएगा। और अगर आपको आता है अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिव्यादान में शासक को बौद्ध भिक्षुओं का हत्यारा कहा गया है। शुंग वंश के शासक को कहा गया है ना। शुंग वंश शासक कौन है? पुष्यमित्र शुंग ने ही क्या किया था? बौद्ध जो व्यक्ति थे उनका क्या कर दिया? हत्या कर दी। इससे पहले शासन कौन सा रह गया था? मौर्य काल रह गया था। यानी कि मौर्य काल के अंदर कौन से चीजों को महत्व मिला था? तो अशोक वगैरह ये सारी चीजें अपन ने देखी थी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया था, जिससे ब्राह्मण वर्ग खत्म हो गया। और यहाँ मैंने आपको बताया था कि वैदिक जागरण का, वैदिक सभ्यता का पुनर्जागरण कहा गया है शुंग वंश को, क्योंकि इस समय वापस ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व दिया गया और ब्राह्मण क्या करवाने लगे? यज्ञ वगैरह करवाने लगे, हवन वगैरह, कर्म कांड, ये सारी चीजें कराने लगे। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते बौद्ध धर्म खतरे में आ गया। और बौद्ध धर्म खतरे में आया और इसने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने इनको मार दिया। बहुत सारे, एक साथ कहा जाता है कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को इसने क्या कर दिया? तलवार से इनकी गर्दनें उड़ा दी, उनको मार दिया। तो इनको
को क्या कहा जाता है, हत्यारा कहा गया है। और दिव्य ध्यान क्या है, एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना, जिसके अंदर इसको कहा गया है। नेक्स्ट है, तो वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने करी, जैसे मैंने आपको बताया था वासुदेव ने करी थी, और फिर क्या कर दिया था, कणव वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, त्रिसमुद्र तोय पिता किस शासक के घोड़े को कहा गया है, सातवाहक के घोड़े को कहा गया है ना। और इन्होंने क्या कहा था, त्रिसमुद्र तोय पिता, मतलब मेरा जो घोड़ा है इसने क्या किया है, 3 समुद्र का पानी पिया गया है। ठीक है, तो सातवाहक के अंतिम शासक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हेरियोडोरस किस शासक के राज दरबार में आया था, तो आपको याद रखना है भागभद्र के शासन काल में आता है। ठीक है, भागभद्र, पुष्यमित्र आता है, पुष्यमित्र के बाद में कौन आता है, अग्निमित्र आता है, अग्निमित्र के बाद में कौन आता है, सुज्येष्ठ आता है, और सुज्येष्ठ के बाद में कौन आ जाता है, भागभद्र आता है। और भागभद्र के बाद में शासकों का बिल्कुल अज्ञात मिलता है, उनके बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद में अंतिम शासक कौन आ जाता है, देवभूति आ जाता है, जिसको मार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है, कणव वंश के कितने प्रमुख शासक हुए हैं, तो आपको याद रखना है 4 प्रमुख शासक इसके हुए हैं कणव वंश के। चलिए इनके बारे में जो भी डिटेल थी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दी है। इसके अंदर सिर्फ आपको वही प्रश्न देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं। बाकी अगर आपको फुल डिटेल से और भी सेशन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर जाइएगा। मैं इन सभी जो राजपाट शासक जो है इनसे बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, अगर चाहिए फुल डिटेल और भी ज्यादा प्रश्न 100 प्रश्न या 50+, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।